सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि हर बार की तरह फिर से आपके लिए नई सीरीज लेके आए हैं तंत्र का तंत्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों से। और इससे आपका क्वेश्चन 101% बनेगा ही, यानी कि यहाँ से आपको 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपना फैसला लगाएं कि आपने कितने परसेंट जो है क्वेश्चन को किया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? हड्डियों में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी का जो है अध्ययन किस में किया जाता है? हड्डियों में किया जाता है, सही है। आर्थ्रोलॉजी संधियों का जोड़ का अध्ययन कहलाता है, सही है। मायोलॉजी मांसपेशियों का जो है अध्ययन कहलाता है, सही है। लेकिन न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन होता है, ना कि जो है किसका होता है। तो कौन सा हमारा सही है? गलत है, डी। तो डी ऑप्शन हमारा इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अगला हम चलेंगे कि कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? कर्णपट्टी झिल्ली, तो भाई कर्णपट्टी से नाम से ही समझ में आ रहा है, कर्णपट्टी मतलब कान में। तो कर्णपट्टी का मतलब ही हो गया कान में, तो हमारा यहाँ का ऑप्शन हो गया कर्णपट्टी मतलब कान में देखी जा सकती है। कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? कर्ण कौन सी क्रिया को करते हैं? श्रावण क्रिया को करते हैं, सुनते हैं, संतुलन क्रिया को करते हैं क्या? इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं या दोनों क्रियाएं करते हैं? तो देखो, कान जो हमारे होते हैं वो सुनते भी हैं, हमारे कान संतुलित भी हमारी बॉडी को रखते हैं। तो इसका मतलब हमारा दोनों ऑप्शन सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट करेंगे, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर को संतुलन बनाने में मदद करता हो? तो ये हमें बताना है। तो उसमें एंडोलिम्फ है, पैरालिम्फ है, कॉलिया है या मैस्टॉइड बोन है। तो कौन सी हमारी हैं? तो कॉलियाई है, एंडोलिम्फ है, पेरीलिम्फ है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ है वो हमारे शरीर को संतुलन बनाने में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य संवेदी अंग कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? आप इंपॉर्टेंट में से लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। UPTGT 2013 में भी अभी हाल में ही जल्दी पूछा गया, तो इस बार भी रिवीजन होने के चांस हैं। तो हमें अंग बताने, तो भाई कौन से होते हैं? नेत्र, कान, पैर, त्वचा। तो देखिए, इसमें तो नेत्र भी होता सही है, कान भी होता सही है, त्वचा होती है सही है, लेकिन पैर हमारा संवेदी अंग नहीं होता, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। त्वचा होती है सही है, लेकिन यहाँ हाथ आ गया तो ये भी सही नहीं है। नेत्र होता है, हाँ सही है। कान होता है, सही है। नाक होती है, सही है। त्वचा होती है, सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में आँखों में सामान्य समस्या होती है। तो वृद्धावस्था में आँखों में सामान्य समस्या कौन सी होती है? भाई जब व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या मोतियाबिंद बन जाता है, काला जल बन जाता है, भेगानपन बन जाता है, दूरदृष्टिता हो जाती है, यानी कि दूरदृष्टिता मतलब दूर का दिखना बंद हो जाता है। तो इनमें से कौन सा है? तो जो सामान्य जो हमारे साथ में समस्या होती है वो होती है मोतियाबिंद की बनना। स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग होता है ये स्वाद। स्वादेंद्रियाँ जो होते हैं स्वाद से संबंधित होते हैं। स्वाद कहाँ होता है? मुंह में होता है। मुंह में क्या होती है? जीभ होती है, और जीभ ही हमारा स्वाद बताती है कि भाई हमारा स्वाद कैसा है, मिर्च ज़्यादा है, नमक कम है, क्या है, ये सब जीभ का ही कार्य होता है। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है, तो नाड़ी प्रणाली में जो अंगों की संख्या होती है वो हमें बतानी है, कितनी होती है? 1, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो नाड़ी प्रणाली के मुख्य कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। भाई नाड़ी जो प्रणाली होती है उसके मुख्य 3 अंग होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? ब्रेन होता है एक हमारा, स्पाइनल कॉर्ड्स होती है और नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएँ होती है। तो ये 3 अंग इसके नाड़ी प्रणाली के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो यहाँ पे
किसकी सहायता से होता है? डेंड्राइट्स के द्वारा होता है, एक्सॉन्स के द्वारा होता है, सोमा के द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो जो कोशिका शरीर में नाड़ी संवेदन है, जिसमें नाड़ी का संवेदन होता है, वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? नाड़ी जो है संवेदन किसके द्वारा करती है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें आपके होगा एक्सॉन। किसके द्वारा होता है? एक्सॉन के द्वारा होता है। तो एक्सॉन के द्वारा क्यों होता है? देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्व सेल होती हैं, उन्हें को हम न्यूरॉन बोलते हैं, और ये 3 भागों में बटा होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे नर्व सेल कहते हैं, वो उसी को हम न्यूरॉन कहते हैं। 3 भागों में बटा होता है। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो नाड़ी संवेदन को कोशिका शरीर की सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं, जबकि जो एक्सॉन होते हैं इससे कोशिका से दूर ले जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि संचार किसकी सहायता से होता है? नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपको बताना कि डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग हो सकता है? न्यूरॉन का भाग हो सकता है, सेल बॉडी का भाग हो सकता है, एक्सॉन का हो सकता है, कैसिरुकी का हो सकता है। तो देखो, अभी हमने बात किसकी की? न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन में क्या था? डेंड्राइट्स थे। तो डेंड्राइट्स हमारा किसका? न्यूरॉन का भाग है। डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना है। तो उनको ले जाना है, कहाँ ले जाना है? हृदय की ओर ले जाना है, स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाना है, ब्रेन की ओर ले जाना है, या सेल बॉडी की ओर ले जाना है। तो हमने सेल बॉडी की बात की थी आपसे, तो यहाँ पे किसकी ओर ले जाना है? सेल बॉडी की ओर ले जाना ही इनका काम है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा 11वें का आंसर है, मैं उसे फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक, सही से दिखा नहीं, तो सेल बॉडी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। सेंसरी नहीं है, सेंट्रल नहीं है, पेरिफेरल नहीं है, ऑटोनोमिक नहीं है। तो इनमें से हमें पहचानना कि कौन सा नहीं है। तो भाई सेंसरी, अब हम इनके बारे में आपको देखो बताते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है भ्रूण प्रबंधन के दौरान बनने वाला प्रथम तंत्र है, और इसका जो निर्माण है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। और मनुष्य में तंत्र के 3 भाग बटे होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? पहला भाग हो गया हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम तंत्र का। दूसरा जो भाग होता है जैसे होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो दूसरा भाग हमारा हो गया पेरिफेरल का, ये हो गया। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम मतलब तीसरा भाग हमारा ये हो गया। तो ये सब किसके हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। और उन्होंने कहा कि कौन सा भाग नहीं है, तो कौन सा हमारा बचा? सेंसरी बचा है। तो ये हमारे जो है इसके भाग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंसरी हमारा जो है तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। क्या भाई निहित होता है? तो पहला है ब्रेन और स्पाइनल कॉलम होते हैं। दूसरा होता है रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तीसरा होता है ब्रेन और न्यूरॉन होते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। देखिए, केंद्रीय नाड़ी जो प्रणाली होती है उसके भाग पूछे हैं। तो केंद्रीय नाड़ी प्रणाली को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से जुड़ी होती है। और ब्रेन और किसके जुड़े? स्पाइनल कॉर्ड। इसका सीधा जुड़ाव किससे होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क से संबंधित भाग नहीं है? एंड्राइट्स नहीं है, सेरिबेलम नहीं है, थैलेमस नहीं है, सेरिब्रम नहीं है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंड्राइड्स मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। पहली बात तो एंड्राइड्स जो है मस्तिष्क का भाग नहीं होता है, ये हमें पता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 मस्तिष्क होते हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे सेरिब्रम बोलते हैं,
तो सेरिब्रम जो ये होता है अग्र, हमारा माथा जो होता है, जैसे ये हमारा चेहरा है और इसमें जो आगे की ओर होता है ये, इसे बोलते हैं हम सेरिब्रम बोलते हैं इसे हम। इसके बाद में थैलमस हाइपोथैलमस से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है। अब फिर उसके बाद होता है जो है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं जिसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मतलब यहाँ से ये जो रेखाएं होती है ये मध्य मस्तिष्क में होती है। तो इसके बाद जो है इसे बोलते हैं हम थैलमस, इसे क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं, यानी कि हाइपोथैलमस भी कहते हैं। और पश्च के, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वरना मैं आपको दिखाता तो आपको सारी चीज़ें समझा सकता था मस्तिष्क से संबंधित जो भी चीज़ है। तो पश्च में जो पोष के बीच में होता है उसे पश्चिम में बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेरिबेलम, इसे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, जो मेंडुलम अवेल्ट से मिलकर बना होता है। तो हमारा तीसरा भाग हमारा ये हो गया। तो कौन सा भाग नहीं होता है, एंड्राइड्स, हमारा कोई भाग नहीं होता है मस्तिष्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेरिबेलम कॉर्टेक्स होती है, मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है, पोन्स होता है। तो कौन सा हमारा भाई इसमें से है जो शरीर की प्रवृत्ति क्रियाओं का जो है पूरा नियंत्रण करती है। तो ये हमारा होती है स्पाइनल कॉर्ड्स। क्या होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही जो है जो हमारे शरीर को पूरा नियंत्रण करती है। केंद्रीय नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है। यही तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो मस्तिष्क को जोड़ती जाके सीधा हमारी सेरिबेलम पार्ट को उसी से सीधा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस, नियंत्रण किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है, मेंडुलम ऑब्लिगेटा के द्वारा होता है। तो इसमें से हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है, तो अभी हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड जो रिएक्शंस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को है उत्तेजित करने, मतलब उसको उत्तेजित करना है, तो कौन सी दवा कामयाब होगी, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होगी, एनाबोलियम होगी, एनाबोलियम जो होगी, एंड्रालिन होगी, एम्फोटाइमिन होगी। तो हमारी देखो यहाँ पे दोनों होगी, एक तो हमारी पहली वाली होगी ये भी सही है और दूसरी हमारी डी ए भी सही है, डी वाला भी हमारा ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेगस तंत्रिका तंत्र द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभावी नहीं होता है। तो कौन सा प्रभावी नहीं होता है ये हमें बताना है। हृदय की गति धीमी हो जाती है, भाई हृदय की गति है वो धीमी हो जाती है, सही है भाई, ये तो प्रभावी होता है, हृदय की गति धीमी हो जाती है वेगस तंत्रिका तंत्र में। पुलिका बंडल की चालकता घट जाती है, ये भी सही है भाई, पुलिका बंडल की जो चालकता होती है वो घट जाती है हमारे साथ में, पुलिका जो भी होती है। नेक्स्ट है संकुचन बल घट जाता है, ये भी सही है कि भाई जो संकुचन बल होता है वो भी हमारा घट जाता है। प्रकुचन जिसे बोलते हैं सिस्टोल की अवधि बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है, ये भी हमारा घटता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी इसके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टोलिक का जो है बढ़ना होता है, घटना कभी नहीं होता है, ये बढ़ता है। नेक्स्ट है स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है, आंतरिक अंग को नियंत्रण करती है, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तन को, अंतः पर्यावरणीय परिवर्तन को, बाह्य परिवर्तन को। तो कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसको वो करती है, तो देखो जो नाड़ी होती है वो अंतः क्रिया को ही करेगी, आंतरिक क्रिया को ही करेगी, आप हमेशा ध्यान रखना है। हमारे श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है, हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रित केंद्र स्थित है भाई, किस पे स्थित है, अधिसोचेतक में, मस्तिष्क स्तंभ में, केंद्रीय प्रतिष्ठा में, मेंडुला ऑब्लिगेटा यानी कि मज्जा पुस्तिका में। तो कौन सा हमारा सही है, तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है, मेंडुला ऑब्लिगेटा यानी कि मज्जा पुष्टता में। हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं भाई, हृदय और फेफड़े
वैसे तो ये जो है कैसी पेशियाँ हैं भाई, हृदय की कैसी पेशियाँ हैं भाई, ऐच्छिक है अनैच्छिक है, तो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, इन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, सेरिब्रम के द्वारा होते हैं, मेरुरज्जु द्वारा होते हैं, सेरिबेलम के द्वारा होते हैं, मैंडलम अवलगोल्गेटा के द्वारा होते हैं। तो किसके द्वारा सही है भाई, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसके द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, हृदय और फेफड़े का नियंत्रण होता है। इसमें श्वसन, हृदय पंचचारी परिवर्तन, पाचक रसों के श्रावण नियंत्रित किए भी जाते हैं, इसके साथ साथ में श्वसन भी किया जाता है इसी के द्वारा। किस प्रकार के चोट के बाद उल्टी होती है, तो किस प्रकार की आपकी चोट लग जाए कि आपके उल्टी होना शुरू हो जाती है, तो भाई किस में होती है, अस्थिबंधित चोट में, यदि आपकी हड्डी टूट जाए तब, सिर पर चोट लग जाए तब, हड्डी की चोट पर या हड्डी में कोई चोट लग जाए तब, मांसपेशी की चोट पर या मांसपेशी खिंच जाए तब। तो भाई दोस्त पलटी तो जब भी होगी जब आपके सिर में कोई भारी चीज़ से चोट लगी हो या सिर में चोट लगती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर में के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आना ही है इस बार 2000 आपको 22-23 में ये देखने को मिलेगा। तो इसका भाई कितना भार होता है पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर का मस्तिष्क का, तो यहाँ पे आपका 2% होता है। कितना होता है भाई, 2% होता है मस्तिष्क का भार। अच्छा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि मस्तिष्क का जो वजन है वो प्रति व्यक्ति में कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र में जो जोड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं, या मेलिनन फाइबर कहते हैं, अक्ष तंतु कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो देखिए साइनेप्स आपने शब्द सुना होगा, तो साइनेप्स जो होता है एक्सॉन और एंड्रॉन के बीच में होता है, एक्सॉन और एंड्रॉन के बीच की संधि होती है साइनेप्स, जो इनको जोड़ती है। तो साइनेप्स इनको जोड़ती है, तो इसको हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुग्मन। हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। तो हमें हिंदी के भी शब्द पता होने चाहिए और इंग्लिश के भी। तो कई जगह पे आपको लिखा होगा साइनेप्स लिखा हुआ होगा, तो साइनेप्स भी हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के जोड़ों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब जानते हैं, मेरुरज्जु के बीच में क्या होता है, एक्सॉन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच की ये संधि होती है, एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच की ये संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र की संधि कहलाती है। अभी मैंने बोला, क्या बोला था बताइए, आप समझाइए, इसमें क्या बोला था, साइनेप्स आपको लिए बोला था, तो साइनेप्स शब्द आपका पहला ही है, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है, कोई एक अकेला नर्व इम्पल्स है, वो एक कमज़ोर संकुचन को करेगा, कोई संकुचन नहीं करेगा, बार बार संकुचन करेगा, केवल एक बार ही संकुचन करेगा। तो इसके साथ साथ में हमारा हो जाएगा कि अगर एक नर्व इम्पल्स है तो वो केवल एक बार ही संकुचन करेगा, इसके बाद वो संकुचन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, और यदि इसमें 0.1 mg% वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है क्या, मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, किडनी होता है, न्यूरोमुस्कुलर संयोजन होता है। तो इसके साथ में आपको लगाना है कौन सा सही है। तो देखो वैसे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी है भाई, अल्कोहल हम कोई से भी पिए तो मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, मस्तिष्क भी होता है, हृदय भी होता है, किडनी भी होता है, और न्यूरोसर्जन, मतलब सभी हमारे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है जो उत्तर होगा वो हमारा सभी के लिए जाएगा, और ये ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया गया है, इसमें हमारा सभी होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, ई वाला, ऑल ऑफ दीज, हम ही लिख दे रहे हैं ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होना चाहिए, सभी होंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शराब एक प्रकार का है, क्या है भाई, मेथाम्फेटामाइन है, CNS उत्तेजक है, CNS अवसादक है, MDMA है। तो भाई क्या है ये आपको बताना है। तो भाई ये हमारा है CNS उत्तेजक है, CNS उत्तेजक है, यानी कि हम कह सकते हैं सेंडाहिब है, सेंडाहिबी है शराब। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा। इसी के साथ में जो है
सीरीज़ समाप्त होती है। आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। जो नए बंदे हमारे विजिट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी हर एक आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं और ये सभी वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। आने वाली आगामी परीक्षाओं में, जितनी पिछली परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तराखंड परीक्षा हुई, चाहे वो राजस्थान परीक्षा हुई, चाहे LT हुई, चाहे UP-TGT हुई, चाहे KBS हुआ, चाहे नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई, LT की, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसमें दिल्ली वाली में हुई, तो हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और हमारे इस सब्जेक्ट से वही क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार अन्य भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सीरीज़ों को अगर हम कर लेंगे तो आपका 100% ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से 7 टॉपिक के साथ हम करा रहे हैं। जैसे आज हमने जो टॉपिक शुरू किया था, तो उस टॉपिक से इतने ही अभी तक सवाल पूछे गए हैं तंत्र का तंत्र से। तो केवल 28 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर इन 28 क्वेश्चंस को आप कर लेंगे और इससे संबंधित अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आने वाले एग्ज़ाम में। इसी के साथ में धन्यवाद।